आज फिर से एक मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हूँ दोस्तों, जिसका नाम है वाटर डिवाइनर। कहानी की शुरुआत होती है 1919 के दौरान, जहाँ वर्ल्ड वार वन ख़त्म हो गया है। काफ़ी नुकसान के बाद अभी सब शांत था। हम देखते हैं एक किसान को, जिसका नाम है सैम। सैम एक पानी ढूंढने वाला तांत्रिक भी था। वो जिस जगह पर रहता है वहाँ बंजर ज़मीन है। पानी ढूंढना वहाँ पर बहुत मुश्किल काम है, पर सैम यहाँ पानी ढूंढ लेता है और लोगों की मदद करता है। अब रात में वो घर वापस आता है, तब उसकी वाइफ उसे कहती है, आ गए तुम, अच्छा हुआ, बच्चे बहुत देर से तुम्हारी राह देख रहे हैं, जाओ उन्हें कहानी सुनाओ। सैम अंदर रूम में जाता है, वहाँ कोई नहीं था। सैम एक बुक से कहानी सुनाने लगता है। तभी यहाँ समझता है कि दरअसल 4 साल पहले इनके बेटे जंग में गए थे और वापस आए ही नहीं। उनकी लाश तक नहीं मिली। इसीलिए सैम की वाइफ मानने को तैयार नहीं कि वो मर गए हैं। पर सैम ने मान लिया है कि उसके बेटे अब कभी भी वापस नहीं आ सकते। अगर वो जिंदा होते तो 4 साल पहले ही घर वापस आ गए होते। अब सैम की वाइफ सैम को कहती है, इतनी बंजर जमीन में पानी ढूंढ लेते हो, मेरे बच्चों को क्यों नहीं ढूंढ पाए? कैसे बाप हो आप? मेरे बेटे को ढूंढ लाओ, कहीं से भी लाओ। वो रोता है और सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब सैम उठता है तो उसकी वाइफ उसे कहीं नहीं मिलती। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, वो कहीं नहीं थी। तभी पास के तालाब में सैम को उसकी वाइफ की डेड बॉडी मिलती है। ये देख वो पूरी तरह टूट जाता है। बेचारा बच्चों के गम में पहले से ही जैसे तैसे दिन काट रहा था। अब वाइफ के लिए आज वो उसे भी छोड़कर चली गई। वो उसे दफनाता है और खुद से ही वादा करता है कि अपने बच्चों की बॉडी ढूंढ निकालेगा और उनकी अस्थियां उनके माँ के पास ही दफनाएगा। अब वो निकल पड़ता है सफ़र पर, अपने बच्चों की निशानियां ढूंढने। 4 महीने के लंबे सफ़र के बाद वो इस्तांबुल पहुंचता है। रास्ते में वो अपने बेटों को याद कर रहा था। एक बार हुआ था कि उसके बेटे और वो रेगिस्तान से जा रहे थे और अचानक रेगिस्तान में अपने बेटों के साथ वो तूफान में फंस गया था। तब उसने एक चादर लेकर अपने बच्चों को ढक दिया था। उस बच्चे बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पिताजी उनकी हर हाल में रक्षा करेंगे। ऐसे ही सैम वो रोज़ अपने बच्चों को याद करता रहता। अब इस्तांबुल पहुंचकर वो वहां जाने को निकलता है जहां जंग में उसके बच्चे मारे गए थे, यानी शहीद हो गए थे। पर जैसे ही वो उस जगह का नाम लेता है तो वहां के ऑफिसर कहते हैं, तुम वहां नहीं जा सकते। तब सैम कहता है, मुझे गोली बोली जाना है। तब ऑफिसर कहता है, उस जगह जाने के लिए आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तभी यहाँ एक छोटा लड़का आकर बार बार सैम को अपने साथ होटल आने में कहता है। वो उधर ऑफिसर से बातें कर रहा था। तभी वो छोटा लड़का, जिसका नाम ओरा है, वो सैम की बैग लेकर भाग जाता है। सैम उसका पीछा करता है। वो लड़का एक होटल के सामने आकर रुक जाता है। अब रात भी हो गई थी। ओरा कहता है, अंकल आप यहीं रुक जाओ, ये हमारा होटल है। तब सैम भी मान जाता है, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। उसे भी कहीं ना कहीं रहने के लिए जगह चाहिए थी। यहाँ आकर समझता है ये होटल दरअसल ओरा की माँ और दादाजी संभालते हैं। ओरा के पापा नहीं हैं। यहाँ ओरा की माँ पूछती है सैम को कि कहाँ से आए हो, पर जब सैम ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ कहता है तो ओरा की माँ कहती है, हमारे पास कोई रूम नहीं है। वो रूम देने से मना कर देती है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन लोगों से नफरत करती थी। ऐसा यहाँ समझता है। पर औरा के दादाजी यहाँ बीच में आकर सैम को एक रूम की चाबी दे देते हैं और अब सैम रूम में चला जाता है। दूसरे दिन सैम ब्रिटिश ऑफिसर से मिलने जाता है और यहाँ परमिशन मांगता है। पर ऑफिसर कहता है, नहीं, तुम गोली बोली जगह पर नहीं जा सकते, वहाँ लाखों लाशों की भीड़ है। अब वो वही उनका ठिकाना बन गया है। तुम वहां जाकर क्या करोगे? तब सैम कहता है, मेरे बेटे जंग में शहीद हो गए, उनके अवशेष मुझे ढूंढने हैं
ऑफिसर अब उसे परेशान होकर देखता है, कहता है, पागल हो क्या? लाखों लोगों की लाशों में तुम अपने बेटों को ढूंढोगे? ये मुमकिन तो है क्या? वापस जाओ, मैं यहाँ तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। तुम्हें यहाँ यहाँ से जाना होगा। सैम बहुत ज़्यादा परेशान होकर वापस आता है, पर वह ऑफिसर वो साफ साफ मना कर रहा था। परेशान होकर सैम जब होटल आ जाता है तो यहाँ ओरा का दादा उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? वो काम नहीं हुआ क्या? तब सैम कहता है, मुझे गोली बोली जगह पर जाना है, मेरा बहुत ज़रूरी काम है वहाँ। ओरा की माँ जेसी भी इनकी बातें सुन रही थी। जेसी सैम को परेशान देखकर कहती है, ये ब्रिटिश आपको वहां नहीं जाने देंगे। एक काम करो, किसी मछुआरे को पकड़ो, वो तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता है। ये सुन सैम जेसी को थैंक यू कहता है। अब दादाजी कहते हैं, बीवी कहाँ है तुम्हारी? सैम कहता है, हाल ही में उसकी डेथ हो गई। जेसी कहती है, और बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? ये सुन सैम वहां से मायूस होकर रूम में चला जाता है। दूसरे दिन से सुबह वो मछुआरे की तलाश में निकल पड़ता है। तभी पीछे से ओरा भागता हुआ आता है और कहता है, अंकल तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ से मेरे पापा को भी ढूंढ कर लाना। ओरा एक फोटो सैम के हाथ में देता हुआ उसे कहता है। तब यहाँ सैम समझ जाता है कि ओरा के पापा भी इसी जंग में शहीद हो गए हैं। वो इस्तांबुल के सैनिक थे। शायद से इसीलिए जेसी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश नागरिकों से नफरत करती थी, क्योंकि उसे लगता था उसके पति की मौत के पीछे यही लोग हैं। सैम अब इधर मछुआरे के साथ डील कर कर उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ सैनिकों की लाशें थी। वहां पर पहले से लाशों को ढूंढकर ठिकाने लगाने का काम चालू ही था। तभी एक मेजर का ध्यान सैम पर जाता है। सैम को मेजर के सामने लाया जाता है। सैम को वो मेजर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ के नहीं लगते। तब सैम उसे कहता है, मेरे 3 बेटे 4 साल पहले इस जंग में शामिल थे और वो शहीद हो गए। मैं उन्हीं के अवशेष ढूंढकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाकर मेरे बीवी के कब्र के पास दफनाना चाहता हूँ। मेरी वाइफ उनके ही गम में मर गई है। तब मेजर कहता है, हमारी टीम लाशों को ठिकाने लगा रही है। तुम्हारे बेटों की भी कोई निशानी मिलेगी तो हम उनके नाम की कब्र बनाएंगे। सैम कहता है, मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि मेरे बेटे आखिरी बार कहाँ थे। सैम यहाँ एक मैप निकाल कर उन्हें दिखा रहा था। तभी उसकी डायरी में से उसके बेटे की फोटो नीचे गिरती है। वहीं पर बेटा कर्नल वो फोटो उठा लेता है और इनके बेटों को पहचान लेता है। वो सैम से कहता है, तुम वापस जाओ, अगर हम लोगों को ये मिल गए तो हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। अब रात में ये लोग देखते हैं मेजर और कर्नल सैम कहीं भी गया नहीं था। वो बीच पर ही बैठा था, बेटों की यादों में डूबा हुआ। कर्नल एक सोल्जर को बुलाकर सैम के लिए खाना और कंबल भेजता है। दूसरे दिन सुबह तुर्की का एक मेजर यहाँ आता है। वो भी सैम को देखता है। दरअसल ये जो ब्रिटिश और तुर्की के लोग थे, ये 4 साल पहले एक दूसरे के अपोजिट थे, पर अभी 2 देशों के सैनिकों की लाशें ढूंढने के लिए ये सब मिले हुए थे। कितनी अजीब बात थी ना। ये दोनों मेजर सैम के बारे में कहते हैं, ये पहला बाप है जो बेटों को ढूंढने यहाँ आया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। दूसरे दिन ये लोग सैम को उस गोली बोली जगह पर ले आते हैं। यहीं पर वो जंग हुई थी। अब एक जंग का सीन आगे आता है जहाँ पर जंग हो रही थी। सैम के तीनों लड़के बहुत हिम्मत से लड़ रहे थे। तभी सैम के छोटे बेटे आर्थर का पैर एक लैंडलाइन पर गिर जाता है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। उसके दोनों बड़े भाई उसे कवर फायर देते हैं, पर वो खुद भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और यहाँ वो दोनों बड़े भाई पूरी तरह गोलियों से छलनी हो गए थे। यहाँ सैम के दोनों बेटों के अवशेष अब मिल जाते हैं, पर आर्थर के अवशेष कहीं नहीं मिलते। यहाँ दोनों बेटों के अवशेष वो ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहता है, पर मेजर उससे कहता है, तुम इसे यही रखो, यही अब इनका ठिकाना है। मेजर उसे साफ साफ मना करता है। मेजर कहता है अब यही उनका घर है।
सैम भी उनकी बात मान जाता है और अपने दोनों बेटों की विधिवत अंतिम विदाई करता है। अब रात में सैम को एक सपना आता है कि उसका बेटा आर्थर मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। और दूसरे दिन सुबह मेजर सैम से कहता है, आर्थर की बॉडी कहीं नहीं मिली, शायद से वो अभी भी जिंदा है। कुछ सैनिक जो बहुत जख्मी थे वो अभी भी ब्रिटिश सैनिकों के कब्जे में है, उनके ही अभी वो हॉस्पिटल में दाखिल है। यही कहीं होगा तुम्हारा बेटा। मेजर की बातें सुनकर तो सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके दिल में एक नई उम्मीद जग गई थी ताकि वो जी सके, क्योंकि अभी तक उसका मकसद था मरे बेटे को ढूंढकर दफना देना और उसके आगे उसका कोई होप बची नहीं थी। पर अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। मेजर कहता है, अगर आर्थर कैद में है तो उसे छुड़वाने के लिए ब्रिटिश की हेल्प चाहिए। यहाँ सैम अब फिर से एक बार ब्रिटिश ऑफिसर के पास आता है जिससे वो पहली बार मिला था। यहाँ वो आर्थर की बात करता है तो ब्रिटिश ऑफिसर कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम गोली बोली जगह पर मत जाओ, फिर भी तुम क्यों वहाँ गए? अब जल्द से जल्द तुम्हें मैं ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा। सैम को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो खुश था। वो खुशी में होटल वापस आता है। यहाँ अब औरा की माँ जेसिका सैम के प्रति बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। उसे सैम के बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया था। उसे पता था वो बहुत गम में है। रात में वो सैम से कहती है, औरा के पिता भी जंग पर गए थे पर कभी लौटे नहीं और उनकी बॉडी तक मिली नहीं। सब कहते हैं वो मर गए, पर मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि वो मर गए तो मेरा देवर जो मुझ पर बुरी नज़र रखे हुए है वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लेगा और मुझे ये सब नहीं करना। दूसरे दिन अब हम देखते हैं जेसी का देवर आकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ओरा रोता हुआ सैम के पास आता है और यहाँ सैम अब जेसी के देवर को बहुत मारता पीटता है, जिससे जेसी स्ट्रेस में आ जाती है और वो सैम पर ही भड़क जाती है। कहती है, तुमने तो अब बात को ज़्यादा ही बिगाड़ दिया, तुम जाओ यहाँ से। सैम वहाँ से जाने लगता है। तभी जेसी के देवर के बहुत से दोस्त आकर सैम को मारने लगते हैं और यहाँ मेजर के लोग आते हैं और सैम को मेजर के पास चलने को कहते हैं। यहाँ मेजर सैम से कहता है, हमारे देश पर अभी ग्रीस ने हमला किया है और वहाँ लड़ाई करने में मैं जा रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा बेटा आर्थर भी वहीं है, तो तुम भी चलो हमारे साथ ताकि आर्थर से मिल सको। ये सुन सैम तो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। रात में वो होटल वापस आता है तो सबसे पहले जेसी उसे माफ़ी मांगती है। ऐसा लगता है मानो जेसी सैम की ही राह देख रही थी। वो कहती है, औरा ने तुम्हारी बैग तुम्हारे कमरे में रखी है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये सच भी था। औरा के साथ सैम ने बहुत वक्त बिताया था, उन दोनों की अच्छी बन रही थी। अब रात भर ये दोनों बातें करते हैं। तभी सुबह सुबह ब्रिटिश ऑफिसर सैनिक लेकर आता है जो सैम को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता था। यहाँ सैम ऑफिसर से बचकर जेसी की मदद से भाग जाता है। मेजर को पास आता है। ये सब लोग ट्रेन से ग्रीस जा रहे थे। यहाँ ये सब इस्तंबुली सैनिक थे। तभी एक सैनिक बैट दिखाते हुए कहता है, शायद ये भी कौन सा तो हथियार है, जंग के मैदान में मुझे मिला था। तब सैम कहता है, ये हथियार नहीं, इसे बैट कहते हैं, ये खेलने की चीज़ है। इससे अब सैम उन्हें क्रिकेट के बारे में बताता है, उन्हें खेलकर भी दिखाता है। ये सब मज़े मज़े जा रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं एक गांव जल रहा था। ये समझ जाते हैं कि ग्रीस के सैनिकों ने इस गांव पर हमला किया है। तभी बहुत सारे ग्रीस सैनिक यहाँ इनकी ट्रेन पर हमला करते हैं और इन सब को मार देते हैं। यहाँ पर मेजर और इस्तंबुल का एक मैन सैनिक और सैम तीनों ही बच गए थे। एक ग्रीस सैनिक मेजर और सैनिक को मारने के लिए पकड़ते हैं। तभी सैम उन पर बैट से हमला करता है। अब यहाँ मेजर और सैम दोनों ही बच जाते हैं। ग्रीस के सैनिकों ने इस्तंबुल के उस मैन सैनिक को भी मार दिया था। अब ये दोनों घोड़े से आगे का सफ़र करते हुए एक जगह पर आ जाते हैं। यहाँ सैम को एक वाइन मिल दिखती है। दरअसल ये जो वाइन मिल थी वो सैम ने सपने में देखी थी। सैम को यकीन होता है कि आर्थर यहीं नज़दीक कहीं पर है, उसने ही इसे
बनाने में मदद की होगी। वो यहाँ के लोगों को आर्थर के बारे में पूछने लगता है। इस गांव के लोग ग्रीक के डर से भाग रहे थे। गांव का एक बूढ़ा कहता है, इस वाइन मिल को बनाने वाला शख्स अभी एक चर्च में रहता है। यहाँ सैम भागता हुआ उस चर्च के पास आता है और उसे वहाँ आर्थर दिख जाता है। आर्थर भी अपने पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर वो अभी सदमे में था। वो दोनों बाप बेटे खुश थे, पर यहाँ आर्थर बताता है, मैं जंग में मरा नहीं, मेरी जान बचाने मेरे दोनों भाई आगे आए थे। बड़ा भाई ऑन द स्पॉट मर गया, पर जो बीच वाला भाई था उसके बचने के चांस थे, पर वो होने वाले दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे मार दो। मैं उसे मारना नहीं चाह रहा था, पर उसके आगे मैं मजबूर हो गया। मैंने खुद मेरे हाथों से मेरे भाई को मार दिया जो मुझे बचाने आया था। इसी गिल्ट में मैं घर वापस भी नहीं आया। मैं सोच रहा था कि आप दोनों को क्या जवाब दूंगा। तब सैम कहता है, तेरी माँ भी अब नहीं रही बेटा, उसने तुम तीनों के गम में खुद को ख़त्म कर दिया। ये सुन आर्थर बहुत ज़्यादा रोता है और सैम कहता है, अब हम दोनों बाप बेटे ही एक दूसरे का सहारा है। मेरी तो जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी, पर तू वापस मिल गया। चलो हम वापस चलकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आर्थर भी मान जाता है। तभी यहाँ ग्रीस सैनिक आते हैं और ये दोनों वहाँ से बाहर भाग जाते हैं और वो सेफली एक बार औरों के होटल में आ जाते हैं। यहाँ जेसी सैम को आर्थर के साथ देख बहुत खुश होती है। यहाँ वो उनके लिए बहुत प्यार से चाय बनाती है। यहाँ समझता है कि जेसी और सैम एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब ये चार लोग खुशी से आगे की ज़िंदगी जीने वाले हैं। इसी उम्मीद में ये कहानी ख़त्म हो जाती है।